हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक का निरीक्षण करके कारण सहित बताइए कि फलन वह एक फलन है या नहीं है। यहाँ पे तीन सवाल दे रखे हैं जिनमें तीन संबंध है R1, R2, R3। R1 परिभाषित है 2 1 3 1 4 2। R2 परिभाषित है 2 2 2 4 3 3 4 4 और R3 परिभाषित है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। इस तरह से क्रमित युग्म में इसके अवयव बन जाए तो हम लोग कहेंगे ये एक संबंध होगा और ये संबंध एक फलन है कि नहीं इसको चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद बताना है कि अगर ये एक फलन हो गया तो उसके लिए प्रांत परिसर भी बताने हैं। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा में हम लोग देखेंगे कि कोई भी संबंध फलन कब होता है। तो इसके लिए देखो, कोई भी संबंध फलन हो, एक फलन हो, इसके लिए कुछ शर्तें अनिवार्य है। तो हम लोग लिखेंगे इसके लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है, हम प्रत्येक प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल, यहां पे लिखेंगे केवल एक प्रतिबिंब मिलना चाहिए, केवल एक प्रतिबिंब मिलना चाहिए। तो देखो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि प्रांत में ऐसा कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए जिसका प्रतिबिंब नहीं मिल रहा हो सह प्रांत में। और दूसरी चीज ये कि प्रांत में ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए जिसका सह प्रांत में एक से अधिक प्रतिबिंब मिल रहा हो। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग चेक करेंगे R1, R2, R3 को। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं और इससे पहले हम लोग प्रांत और परिसर क्या होता है ये भी बता देते हैं। मान लो f कोई फलन है जो a से b में परिभाषित है, ठीक है, और fx यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, fx कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए जो पहला वाला समुच्चय है ना, ये तो प्रांत वाला समुच्चय होता है, इसको प्रांत का समुच्चय बोलते हैं। और जो दूसरा वाला होता है वो सह प्रांत का समुच्चय होता है। इसके अलावा एक पद और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परिसर। तो इनको परिभाषित कर देते हैं। देखो प्रांत x के मानों का समुच्चय होता है जिनके लिए fx परिभाषित हो, और fx जो परिसर होता है वो fx के मानों का समुच्चय होता है जो x के मानों को, जो प्रांत में x के मानों को रखने पर मिला है। परिसर उपसमुच्चय होता है सहप्रांत का, मतलब परिसर में ऐसे कोई भी अवयव नहीं मिलने चाहिए जो कि सहप्रांत में उपस्थित नहीं हो। सहप्रांत अपने को पहले ही प्रश्न में दिया होता है, परिसर और प्रांत हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक प्रश्न को उठाते हैं। पहला अपने पास R1 संबंध है जिसमें अवयव है 2 1, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 3 1, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 4 2। तो देखो हम लोग ये तो नहीं चेक कर सकते कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है कि नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसका जो प्रांत है उसमें कितने अवयव आ रहे हैं। लेकिन इस संबंध को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि इसका प्रांत कितना होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग चेक करने वाले हैं कि फलन है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 2 संबंधित है 3 से, 3 संबंधित है 1 से, और 4 संबंधित है 2 से। तो देखो हमको केवल यही चेक करना है कि किसी भी अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं मिलने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है। 2 का 3 से है तो 2 का कहीं और पे नहीं मिल रहा, 3 का 1 से तो 3 का कहीं और नहीं मिल रहा, 4 का 2 से है तो 4 का कहीं और नहीं मिल रहा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि R एक फलन है। अब इसमें जो पहला अवयव है ये तो बताएगा इसके प्रांत को, और दूसरा अवयव है वो बताएगा इसके परिसर को। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं इसके प्रांत का समुच्चय हो जाएगा 2 3 4, और इसके परिसर की भी मैं बात करूं तो परिसर का समुच्चय अपने पास बन जाएगा दूसरे अवयव 3 1 और 2। इनको देखो उल्टा करके कैसे भी करके लिख सकते हो, 1 2 3 3 2 1 कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन प्रांत और परिसर निकालना तो समुच्चय रूप में इस तरह से हमने निकाल दिया। अब देखो R2 में चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमको R2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे संबंध क्या संबंध है अपने पास, देखो 2 2 2 4 3 3 4 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2 4, फिर आएगा 3 3 और 4 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने पास जो 2 है उसका प्रतिबिंब 2 भी मिल रहा है और 2 का प्रतिबिंब 4 भी मिल रहा है। आगे तो हम कहीं पे जाएंगे ही नहीं, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं। तो R2 एक फलन नहीं है। इसमें देखो प्रश्न में क्या बोला है कि यदि संबंध एक फलन है तो उसका प्रांत और परिसर लिखिए।
ये तो अपने पास फलन ही नहीं है, तो प्रांत और परिसर लिखने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरे संबंध की बात करते हैं, R3। R3 इस तरह से परिभाषित है, इसमें अब देखो अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 2 3 3 4, मतलब एक एक बढ़ के अपने पास आ रहे हैं 6 से 7 तक। तो लिखेंगे 1 2 2 3 3 4, फिर आगे बढ़ेंगे 4 5 5 6 और 6 7, यहां तक अपने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रत्येक अवयव एक अलग ही अवयव से संबंधित है, मतलब एक से ज्यादा इसके प्रतिबिंब नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि एक संबंधित है 2 से, 2 संबंधित है 3 से, 3 संबंधित है 4 से, 4 संबंधित है 5 से, 5 संबंधित है 6 से, और 6 संबंधित है 7 से। इसलिए हम लोग कहेंगे R3 एक फलन है। और फलन क्यों है, इसके लिए देखो मैंने जो परिभाषा बताई है, इस परिभाषा को ये संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, अब फलन है तो इसके प्रांत और परिसर भी लिखने पड़ेंगे। तो प्रांत के लिए मैंने कहा था कि जो पहले अवयव आ रहे हैं उनका समुच्चय बन जाएगा। तो पहले अवयव में 1 2 3 4 5 6, ये सारे अवयव आ जाएंगे। फिर मैं परिसर की बात करता हूं, तो जो दूसरे अवयव आ रहे हैं वो इसके समुच्चय में आ जाएंगे। तो 2 3 4 5 6 7, इस तरह से बन जाएगा। प्रांत और परिसर दोनों लिख दिए। तो एक एक करके हमने ये बता दिया। सबसे पहले तो हमने ये चेक किया कि फलन कौन सा है कौन सा नहीं है, और जो फलन बन गया उसके लिए मैंने प्रांत और परिसर भी लिख के बता दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।